हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री से तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, जिसमें हमने तत्वों के वर्गीकरण को अच्छे से कंप्लीट किया, चीजों को समझा, हर एक एक्सप्लेनेशन को हिस्ट्रिकल हो चाहे लॉजिकल हो या फिर न्यूमेरिकल्स हो, हर एक बात को हमने डिटेल में आपको समझाया। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। तत्वों के गुण धर्मों में जब हम आवर्तिता की बात करते हैं तो हमने जब तत्वों के वर्गीकरण की बात करी थी तो हमने कहा था कि हमारे पास जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है हम उसकी बात करें तो हमने कहा कि भाई तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर एक नियमित अंतर के बाद गुणों में पुनरावृत्ति होती है, यानी कि प्रॉपर्टीज जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो रिपीट होते हैं। उसके भौतिक और रासायनिक गुण बेटा क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब होता यह है बेटा कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी आवर्त में चलते हैं, यानी कि जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं या किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो होता क्या है, कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनमें क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक परिवर्तन मतलब या तो एक ऑर्डर में ये घटेंगी या फिर एक ऑर्डर में ये बढ़ेंगी। क्रमिक परिवर्तन पाया जाता है। इस क्रमिक परिवर्तन को ही हम आवर्तिता बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब हमें यानी कि इस टॉपिक के अंदर, यानी कि इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, बात समझ में आ गई होगी कि हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में, हम बात करेंगे बेटा आयनन विभव के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। इन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टी को समझने के लिए, अच्छे से क्लियर करने के लिए या इन प्रॉपर्टी को डिटेल में बात करने के लिए दो टॉपिक आपको जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो दो ही टॉपिक पर डिपेंड करती है। अगर आप पे वो दो टॉपिक आते हैं तो यकीन मानो फिर ये चारों प्रॉपर्टी आपके लिए हलवा है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब वो दो प्रॉपर्टी क्या है? वो दो प्रॉपर्टी हमारे सामने ही है बेटा, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरी क्या है बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये दो चीजें आपको पता है कि कब आवरणीय प्रभाव बढ़ता है, कब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अगर इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी है तो फिर वो चारों प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बहुत आसान है। फिर और कुछ नहीं रहा उनके अंदर, चारों प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। उन पर जो क्वेश्चन आएंगे, जो एग्जाम में आएंगे, बहुत आसान है फिर आपके लिए, अगर आपको ये दो बातें पता। इसका मतलब कि आज का लेक्चर उन चारों टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कमाल की बात यह कि उन चारों टॉपिक के लिए नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, आप जानते हो, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर आपने ये चीज आज समझ ली, अच्छे से क्लियर कर ली, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज या मैं कहूं कि बहुत सारी बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगी और बहुत अच्छी आपको केमिस्ट्री पे पकड़ हो सकती है। बहुत अच्छी का मतलब जिन टॉपिकों के अंदर ये इन्वॉल्व होंगे उस टॉपिक के अंदर। और आप एक और बात जानते होंगे, जो टॉपिक मैंने अभी डिस्कस करे, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये ऐसे टॉपिक है, चाहे आप कंपटीशन में जाओ, चाहे आप 11th क्लास में जाओ, या जहां पर भी ये टॉपिक सिलेबस में हो, वहां जरूर इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आज का टॉपिक, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन कॉपी और पेन अगर अभी तक आपने नहीं उठाया तो कॉपी पेन उठा लीजिए, ताकि एक भी बात मिस ना हो और आप अच्छे से नोट करो। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियो का। क्लियर है बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात करते हैं बेटा तत्वों के आवर्ती गुण धर्म, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की, जिसमें हमने कहा कि भाई तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखने पर उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति देखी जाती है, रिपीट होती है बेटा प्रॉपर्टी, उनके भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होते हैं। यह गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं और यह घटना ही हमारी क्या है बेटा? आवर्तिता कहलाती है। फिर हमने कहा अतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे आप,
या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणु क्रमांकों में वृद्धि के साथ उनके गुणों जैसे, तत्वों के परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ उनके गुणों जैसे बेटा परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता आदि में क्रमिक परिवर्तन होता है। आदि के अंदर क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है, या तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटेगी या ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ेगी। क्रमिक परिवर्तन होगा, एक ऑर्डर में परिवर्तन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? आवर्तिता कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। अब इन्हीं चीजों को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास दो बातों का जानना बहुत जरूरी है। एक परिरक्षण प्रभाव जिसे हमने बात करी, और दूसरा प्रभावी नाभिक आवेश। तो अभी इन्हीं टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव की, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है इसको समझते हैं बेटा। होता क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि मेरे पास ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, अगर ये नाभिक है, नाभिक है, तो आप जानते हो नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, बल्कि न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है? उदासीन होता है, तो उस पर जीरो चार्ज होता है। तो ओवरऑल नाभिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा। किसके बराबर होगा भाई? परमाणु क्रमांक। जितना प्रोटॉन होंगे वो परमाणु क्रमांक के बराबर होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो प्लस जेड के बराबर होगा। नाभिक के अंदर बेटा आवेश कितना होगा? प्लस जेड। जेड क्या है? जेड क्या है? हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। मान लीजिए सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम के अंदर परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? Z बराबर 11। तो नाभिक के अंदर आवेश कितना होगा? 11e, प्लस के 11e, प्लस के 11e। अगर मैं बात करूं बेटा पोटेशियम की, तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। कितना होता है? 19। तो नाभिक के अंदर, इसके नाभिक में बेटा हमारे पास Z का इफेक्ट कितना होगा, यानी कि आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा नाभिक का? प्लस 19e। जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें ई से गुना कर दो। ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको पता होगा। अब समझो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये बाहरी कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है। नाभिक का क्या है? आकर्षण है, और नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। किस फोर्स से खींच रहा है बेटा? प्लस Ze फोर्स से। भाई कितना पॉजिटिव चार्ज है नाभिक के अंदर? भाई इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। कितना नाभिक के अंदर प्रोटॉन है? जितना हमारा Z होगा, तो प्लस Ze। इतने पॉजिटिव चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अब इससे पहली कक्षा के अंदर हमारे पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाले इलेक्ट्रॉन या ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहां पर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाने से दूर की ओर भेज रहे हैं, और नाभिक इसे अपनी ओर को खींच रहा है। नाभिक इसे अपनी ओर को खींच रहा है। कितने फोर्स से नाभिक अपनी तरफ को खींच रहा है? Ze फोर्स से। कितने फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगाने से दूर भेज रहे हैं। तो दो फोर्स काम करें इस इलेक्ट्रॉन पर, एक तो नाभिक का आकर्षण बेटा, एक तो नाभिक का आकर्षण, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण। क्या? प्रतिकर्षण। क्या लगा रहे हैं बेटा? प्रतिकर्षण। दो फोर्स काम कर रहे हैं। ये प्रतिकर्षण इन इलेक्ट्रॉनों का इस इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रतिकर्षण बल है
जो इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, दूर को भेज रहे हैं। जबकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहा है? आकर्षण बल लगा रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है। अब नाभिक का आकर्षण बल, इन इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इन इलेक्ट्रॉनों का ये इफेक्ट, प्रतिकर्षण बल जो है, ये इफेक्ट क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव कहलाता है। मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, इनका ये प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है बेटा? परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है, आवरण प्रभाव कहलाता है। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मान लीजिए मेरे पास, अब थोड़ा सा फील करो, मान लीजिए कोई हमारा पास ये कोई मान लो क्या है? सोनू है ये, सोनू। अब इस सोनू को ध्यान सुना, इसका एक दोस्त अपनी तरफ को खींच रहा है, अपनी तरफ को खींच रहा है, इसको अपनी तरफ को फोर्स लगा के अपनी तरफ को खींच रहा है, इसे ऐसे पकड़ के अपनी तरफ को खींच रहा है। कितने फोर्स से खींच रहा है बेटा? ध्यान सुनो, कितने फोर्स से खींच रहा है? 2 न्यूटन के फोर्स से, 2 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा है। एक दूसरा दोस्त है इसका, एक क्या है? दूसरा दोस्त है इसका, देख लेना जैसे बन रहा है। एक दूसरा दोस्त है बेटा इसका, हट्टा गट्टा, हट्टा गट्टा क्या बन रहा है? हट्टा गट्टा। चलो, ये से अपनी तरफ को खींच रहा है बेटा। ध्यान सुना, ये एक दोस्त है, मान लीजिए ये इसको कह दो आप दीपक, और इसे कह दो आप अर्जुन। अर्जुन, अब सुनो बेटा अच्छे से। अर्जुन जो है सोनू को वो खींच रहा है बेटा 30 न्यूटन के फोर्स से, 30 न्यूटन के फोर्स से ये अपनी तरफ को खींच रहा है। दूसरा जो दीपक है वो भी अपनी तरफ को खींच रहा है, लेकिन वो किस न्यूटन से खींच रहा है? 2 न्यूटन से। तो ओवरऑल तो खींच पाएगा कौन? अर्जुन ही। और ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वो अर्जुन की तरफ को पूरी तरीके से खींच का आ रहा है, लेकिन इस पर ध्यान सुनो बेटा, इस पर नेट फोर्स, नेट फोर्स, कुल फोर्स कितना लगा? भाई 2 न्यूटन का फोर्स तो ऐसे लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा बेटा? नेट फोर्स कितना लगा? नेट तो 28 ही लगा होगा ना, 30 माइनस 2, 28 के न्यूटन, 28 के फोर्स से तो अपनी तरफ को खींच रहा होगा। अब यही चीज है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर क्यों भेज रहे हैं? नाभिक इसे अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है, नाभिक इसको अपनी तरफ को क्या कर रहा है बेटा? आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। तो कुछ फोर्स जो है फोर्स लगा रहे हैं, इसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर को भेज रहे हैं। मान लीजिए 2 न्यूटन के फोर्स से दूर को भेज रहे हैं, और ये 30 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचेगा, कितने फोर्स से खींचेगा? 28 के फोर्स से तो खींचेगा, 28 न्यूटन के फोर्स से। अगर न्यूक्लियस 30 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ को खींच रहा है, ये 2 न्यूटन के फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर को भेज रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कितना लगा? 28 न्यूटन का तो ही लगा। अब कितना फोर्स लग रहा है? खींच तो 30 से रहा ना, लेकिन इफेक्ट कितने का लगा? 28 का। इसी को बोलते हैं बेटा जेड इफेक्टिव, मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रभावी नाभिकीय आवेश। खैर हम बात करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश की, लेकिन थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? सिंपल सी बात मैं समझाता हूं। बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर बाहरी कक्षा से पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, दूर को भेजते हैं।
अब इनके द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। शायद बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं बेटा परिरक्षण प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों से परिरक्षण प्रभाव प्रभावित होगा? परिरक्षण प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले कोशों की संख्या, कोशों की संख्या, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ शेल, कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी बेटा परिरक्षण प्रभाव उतना ज्यादा होगा। यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव है बेटा, परिरक्षण प्रभाव जिसे हम आवरणीय प्रभाव कहते हैं या आवरण प्रभाव कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोशों की संख्या के, कोशों की संख्या के, कोशों की संख्या के। कोशों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका परिरक्षण प्रभाव उतना ज्यादा होगा। कैसे? ध्यान से सुन भाई, अरे सुनना, ध्यान से सुन। ये नाभिक है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। 4 कक्षाएं हैं बेटा, ये न्यूक्लियस है। अब सुन अच्छे से, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर नाभिक का आकर्षण है, ये रहा। अब इससे पहले वाली कक्षा में मान लीजिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो प्रतिकर्षण बल है वो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी लगाएंगे। जितने भी इससे पहली वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है सबके सब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और वो प्रतिकर्षण बल ही क्या है? परिरक्षण प्रभाव है। अब सुनो, कितनी कक्षाएं? 1 2 3, 3 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तीनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे होंगे। तो बताओ प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा या नहीं होगा? किसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा भाई? इसके कंपैरिजन में मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा। चलो एक और बना लेते हैं, तीसरी कक्षा। ऐसे हमारे पास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा है। अब मैं अगर बात करूं बेटा, ये न्यूक्लियस है। अब मैं बात करूं मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण है, इस इलेक्ट्रॉन, और इससे पहली वाली कक्षा के इसमें मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है बस, ये रहे। अब आपको पता है कि यहां पर जो बाहरी कक्षा पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो इनका लग रहा होगा या फिर इनका लग रहा होगा, इस तरीके से। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर केवल 2 ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, जबकि इस इलेक्ट्रॉन पर यहां पर 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, जबकि इस इलेक्ट्रॉन पर केवल और केवल एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक ही कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो बताओ प्रतिकर्षण बल ज्यादा कहां लगेगा? इसमें कक्षा कितनी है बेटा? टोटल काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कक्षा है। इसमें कितनी है? 1 2 3, 3 कक्षा है। इसमें कितनी? 1 2, 2 कक्षा है। प्रतिकर्षण बल कितनी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं? 3 कक्षा के। प्रतिकर्षण बल कितनी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं? 2 कक्षा के। प्रतिकर्षण बल कितने कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं? 1 कक्षा के। भाई जितना ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा उतना ही ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा ना, वही तो परिरक्षण प्रभाव है। जो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ेगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। दूसरा फैक्ट है उपकोष पर, उपकोष पर निर्भरता। यानी कि जो परिरक्षण प्रभाव है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगा रहा है वो किस उपकोष में है, वो एस में है, पी में, या डी में, या फिर एफ में। हम सब जानते हैं बेटा न्यूक्लियस के पास होता है एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। चूंकि न्यूक्लियस के पास एस है तो एस के इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे,
ज्यादा प्रतिकर्षण बल कौन से इलेक्ट्रॉन लगाएंगे बेटा, जो एस में उपस्थित होंगे। तो एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, मतलब एस के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा भाई, पी से, क्योंकि पी नाभिक से थोड़ा दूर चला गया, डी और दूर चला गया तो इसका और कम हो जाएगा, एफ और दूर चला गया तो इसका परिरक्षण प्रभाव बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो अगर मैं उपकोष की बात करूं तो एस का परिरक्षण प्रभाव लिख लेना है, परिरक्षण प्रभाव को वैसे नोट्स में हम देख लेंगे। एस का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा पी से, पी का ज्यादा होगा डी से और डी का ज्यादा होगा एफ से। अगर बेटा प्रतिकर्षण बल लगाने वाले इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है तो फिर इसका प्रतिकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, फिर इसका परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बेटा, पी से, और पी का ज्यादा होगा डी से, डी का ज्यादा होगा एफ से। तो मैं कहता हूं इन दोनों कोशों के जो परिरक्षण प्रभाव है वो ज्यादा होता है, इफेक्टिव होता है। इन दोनों का परिरक्षण प्रभाव कैसा होता है, प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है, ज्यादा प्रतिकर्षण करते हैं, ज्यादा रिपल करते हैं, यानी कि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा लगाते हैं। जबकि डी के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बहुत कम होता है या कम होता है, कम होता है। और अगर बेटा मैं कहूं एफ का तो बहुत बहुत कम होता है या होता ही नहीं। ऐसा मान लो कि भाई कोई बंदा है इधर से आ रहा है, मान लो कोई भी बंदा है इधर से आ रहा है, अब इसको रोक रहा है, कोई रोक रहा है 30 साल का बंदा, कोई 30 इयर्स का, चलो 30 साल का कोई बंदा इसको रोक रहा है, इसकी एज कितनी है 25 साल, मान लो 25 ईयर, इसको रोक रहा है, बहुत आसानी से रोक लेगा, बहुत आसानी से रोक लेगा। और ये 30 वाले कौन है, एस और पी। फिर मैंने क्या करा, एस और पी के आसानी से क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही बेटा अगर मैं बात करूं किसकी, डी की, तो डी में जो है ना शील्डिंग करने वाली जो क्षमता होगी वो किसकी होगी, मान लीजिए डी की अगर मैं बात करूं बेटा 15 साल का, 15 ईयर्स, ऐसा मान लो 15 ईयर्स, तो ये इसको रोक नहीं पाएगा। रोकने का मतलब क्या है, रोकने का मतलब क्या है, मैं आपको ये समझा देता हूं। रोकने का मतलब क्या है भाई, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण लग रहा है, किसका, नाभिक का आकर्षण। तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींच रहा है, नाभिक अपनी ओर इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा, तो ये नाभिक के पास आ रहा है। अब जब ये नाभिक के पास आ रहा है तो इसको आने से कौन रोक रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, और इनका प्रतिकर्षण बल ही तो शील्डिंग प्रभाव है, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, आने नहीं दे रहे इलेक्ट्रॉन को नाभिक के पास, राइट। अब ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन एस में हुए, कहां हुए, एस और पी में हुए, तो भाई इसकी शील्डिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये इसको आने नहीं देंगे, रोक लेंगे यहीं पर ही, प्रतिकर्षित करेंगे, बल्कि दूर भेजेंगे, रोक लेंगे, और भेज भी देंगे अच्छे से, क्योंकि ये ज्यादा उम्र का बंदा है, ये कम का है, ताकतवर है, वापस कर देगा आराम से। लेकिन यही अगर 15 इयर्स का हो तो फिर ये कमजोर हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, मतलब ये डी वाला है। और अगर एफ की मैं बात करूं तो एफ तो भाई 2 ईयर वाला है, क्या रोक पाएगा इसको, नहीं रोक पाएगा। तो एफ में अगर ये इलेक्ट्रॉन हुए तो भाई प्रतिकर्षण बल कम होगा, परिरक्षण प्रभाव कम होगा, तो नाभिक आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अगर ये एफ में हुए। अगर ये डी में हुए तो भी प्रतिकर्षण बल कम होगा, खींचेगा, लेकिन इतनी तेजी से नहीं खींचेगा जितनी तेजी से एफ में खींचेगा, क्योंकि भाई प्रतिकर्षण करेगा तो है ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ये थोड़ा ही करेगा जरूर। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन एस और पी में हुए बेटा तो फिर प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं आएंगे बल्कि नाभिक से दूर जाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा है। खैर ये आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिकर्षण जो हमारे पास बेटा परिरक्षण प्रभाव है, 2 फैक्टर से अफेक्टेड होता है, 2 चीजों से अफेक्टेड होगा। एक तो कोशों की संख्या अगर बढ़ रही है तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा, और दूसरा अगर बेटा इलेक्ट्रॉन एस और पी में है तो परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, डी से, और डी का ज्यादा होगा एफ से। क्लियर है बात, क्लियर है, जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात। तो चलिए अब नोट्स पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे परिरक्षण प्रभाव की। समझना, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। मैंने कहा ना
कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, परंतु अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से अंदर वाली कक्षाएं होती है उनके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर, दूर की ओर मतलब बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और यह प्रभाव ही हमारा क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव कहलाता है। अब बात करें परिरक्षण प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक की, तो सबसे पहले मैंने बताया कोशों की संख्या, नंबर ऑफ शेल। तो मैंने कहा कोशों की संख्या बढ़ने पर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर हमारे पास बेटा क्या होगा, कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा। तो आप यहां लिख सकते हो परिरक्षण प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ शेल के, मतलब कोशों की संख्या के। मैं बता चुका हूं कोशों की संख्या के। अगर कोशों की संख्या बढ़ेगी तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ेगा। मतलब अगर मैं बात करूं, एक तो मेरे पास है 4 कक्षा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा बेटा, खींच रहा होगा नाभिक, लेकिन ये चारों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर रहे होंगे, प्रतिकर्षित कर होंगे। तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बेटा, किससे ज्यादा होगा, अगर मेरे पास 3 कक्षा, यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर प्रतिकर्षण ये वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ये वाली कक्षा के लिए, तो यहां पर 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं, जबकि यहाँ 4 कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा, तो प्रतिकर्षण यहां ज्यादा होगा। तो मैं वो तो कह रहा हूं बेटा परिरक्षण प्रभाव ज्यादा कहां होगा, कोशों की संख्या बढ़ने पर। जैसे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी तो परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरे फैक्ट की अब मैं बात करूं तो परिरक्षण प्रभाव की उपकोष पर निर्भरता, उपकोष पर भी डिपेंड करता है। परिरक्षण प्रभाव का मान उपकोष पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई, एस उपकोष का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, और डी का ज्यादा होता है एफ से। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि मैंने आपको समझाया था कि यहां पर बेटा ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, मतलब आकर्षण बल लगा रहा है। कितने फोर्स से आकर्षण बल लगा रहा है बेटा, मैंने कहा था प्लस ZE फोर्स से। इतने फोर्स से ये इस इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन इससे पहली वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, राइट। अब मैंने कहा कि इसके इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो प्रतिकर्षण बल है, मान लीजिए वो कितने न्यूटन का है, अगर 4 न्यूटन का है, और ये ZE अगर हमारे पास 10 न्यूटन का है, तो नेट फोर्स कितना लगा इस इलेक्ट्रॉनों पर, भाई 10 में से 4 को घटा दो, तो इस इलेक्ट्रॉन पर तो 6 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है ना। कितना न्यूटन का फोर्स इस पर लगा, उसी को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कितना इफेक्ट काम कर रहा है, कितना इफेक्ट लग रहा है, यानी कि किस इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे डिनोट करते हैं बेटा Z इफेक्टिव से, कि कितना इफेक्ट लगा बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर। अच्छा, ये चीज देखते किसकी वजह से, क्योंकि उससे पहले वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो वही है बेटा, देख सकते हो नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों पर, जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव डालता है, जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर इफेक्ट डालता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव कहलाता है। इसका मान वास्तविक आवेश से, रियल में तो कितना होना चाहिए था, प्लस ZE 10 न्यूटन का, रियल में तो 10 न्यूटन का होना चाहिए था, वास्तविक तो 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन वास्तविक से कुछ कम लगेगा, 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो इसका मान वास्तविक आवेश से कुछ कम होता है, वास्तविक आवेश से कुछ कम होता है। जैसे आप देख सकते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना हम कैसे निकाल सकते हैं, कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी गणना करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इस लेटर के अनुसार परिरक्षण प्रभाव और
प्रभावी नाभिकीय आवेश, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश एक दूसरे से निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित है भाई? Z इफेक्टिव बराबर होता है Z माइनस सिग्मा। जहां मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, जहां जो Z इफेक्टिव है वो हमारा क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और बेटा Z क्या है? Z हमारा परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक। और सिग्मा क्या है बेटा? सिग्मा है परिरक्षण प्रभाव, सॉरी परिरक्षण स्थिरांक या आवर्णी स्थिरांक या स्लेटर स्थिरांक, जिस नाम से भी आप जाने। सिग्मा क्या है? परिरक्षण स्थिरांक या आवरण स्थिरांक या फिर स्लेटर स्थिरांक, स्लेटर स्थिरांक। ये क्या है? ये वो है कि जब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है तो किस फोर्स से प्रतिकर्षित कर रहा है, उसका मान है सिग्मा। बात समझ में आ गई? तो अब इसी चीज को हम इंक्लूड करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करता है, उसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे बोलते हैं बेटा हम Z इफेक्टिव। क्या फॉर्मूला था उसका? Z माइनस सिग्मा। Z तो परमाणु क्रमांक है, सिग्मा क्या है? परिरक्षण स्थिरांक। अब परिरक्षण स्थिरांक को समझो। मान लीजिए मेरे पास, मैं बात कर रहा हूं पोटेशियम की, जिसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा 2 8 8 1। तो मुझे बात करनी है मुझे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये हमारी है चौथी कक्षा। बात क्या करनी है कि चौथी कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का Z इफेक्टिव कितना? ये तो Z इफेक्टिव है, प्रभावी नाभिक कितना इफेक्ट लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, इनके किस इफेक्ट से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। वैसे हमारे अकॉर्डिंग किस फोर्स से खींचना चाहिए था? 19 ई से प्लस 19 ई से खींचना चाहिए था, प्लस 19 ई से। भाई परमाणु क्रमांक 19 ही तो है, जेड ई के बराबर तो नाभिक का चार्ज होता है, तो Z 19 ई से खींचना चाहिए था। लेकिन कितने इससे खींच रहा है वो देखते हैं, वो डिपेंड करेगा परिरक्षण प्रभाव पे। तो इससे पहले वाली कक्षा चेक करो भाई, इससे पहले वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इससे पहले भी 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे पहले वाली कक्षा में कितने हैं? 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बाहरी कक्षा में अगर इसके अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन है, इसे हटा देते हैं, हम इसकी जगह कैल्शियम लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी आपको। इसे हटा दो, कैल्शियम लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं? कैल्शियम। परमाणु क्रमांक 20, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब ये किस फोर्स से खींचेगा बेटा? 20 ई से खींचेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 हो गया, 20 ई से खींचेगा। अब सुनो, इस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है मुझे कि ये इस इलेक्ट्रॉन को किस फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, किस फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। तो जिस इलेक्ट्रॉन पर हम नाभिक का इफेक्ट देखते हैं उसे छोड़कर, तो मैं क्या करता हूं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं अलग अलग कर लेता हूं, 1 into 1। अब इस इलेक्ट्रॉन पर तो मैं देख रहा हूं 1 into 1 कर लेते हैं, या आपको पता चल गया होगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर Z इफेक्टिव देख रहा हूं। तो इसे छोड़कर जो इस कक्षा में बाकी इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो एक ही बचा, इसे बोलते हैं NV कक्षा के इलेक्ट्रॉन। और उसके लिए बेटा सिग्मा कितना होगा? इसके लिए सिग्मा कितना होगा? 0.35 की वैल्यू। उसके लिए सिग्मा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को किस फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा, उसका मान है। कितने फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा बेटा? सिग्मा 0.35 के फोर्स से। समझ रहे हो? जिस इलेक्ट्रॉन पर मुझे Z इफेक्टिव देखना है उसे छोड़ दो, इसे छोड़ दिया,
ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो इसे प्रतिकर्षित कर रहा होगा, तो किस फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा भाई? 0.35 के फोर्स से। अब इससे पहले वाली कक्षा होगी हमारे पास n-1, तो इससे पहले वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से इसको प्रतिकर्षित कर रहे होंगे? किस फोर्स से इसको प्रतिकर्षित करोगे? 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, मैं 8 के 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, किस फोर्स से प्रतिकर्षित करोगे? तो 0.85 के फोर्स से, 0.85 के फोर्स से। और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे n-1 कक्षा को के बाद, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे n-1 कक्षा के बाद, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इस कक्षा के बाद बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 और 2 10, वो किस फोर्स से रिपल कर रहे होंगे? 1 के फोर्स, 1 के फोर्स से। तो सिग्मा की वैल्यू निकालो, वैल्यू पुट करो, जेड इफेक्टिव निकल के आ जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूं कैल्शियम के लिए, तो कैल्शियम के लिए मैं बात कर रहा हूं जेड इफेक्टिव की। तो जेड इफेक्टिव बराबर होगा जेड परमाणु क्रमांक कितना है भाई? जेड 20 माइनस सिग्मा, सिग्मा निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0.35 प्लस प्लस इन 8 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 0.85 प्लस बाकी इन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1। करो कैलकुलेट, तो जेड इफेक्टिव बराबर 20 माइनस 0.35 प्लस 8 पंजे 40 की 0 हासिल को 4 8 8 64 और 4 68 और पॉइंट कितने बार आएगा? 2 डिजिट के बाद, तो 6.8 प्लस 10 जोड़ दो भाई, तो जेड इफेक्टिव बराबर 20 माइनस जोड़ो तो ये होगा 0.35 प्लस 10.8 सॉरी 16.8। अब 16.8 में आपको क्या जोड़ना है? 0.3 जोड़ना है, तो जोड़ते हैं भाई, पॉइंट के नीचे 0.35 जोड़ लेते हैं, तो 5 11 का 1 का सिल को 1 6 और 1 7 17.15, तो कितना है? 17.15। अब 20 में से घटा दो 17.15 को, 20 में से घटाओ भाई 17.15 को, तो 20 में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो 15। चलिए ध्यान से देखो, 5 में से 10 में से 5 गए 5, 9 बचा, 9 में से 1 गए बेटा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गए 2, यहाँ 1 बचा, सॉरी 1 में से 1 गया 0। तो किस फोर्स से खींच रहा है? जेड इफेक्टिव कितना है हमारे पास? 2.85। देखो 2.85, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पर कितना इफेक्ट लग रहा है? केवल 2.85 का इफेक्ट लग रहा है। कितने में से? 20 में से। कितना कम है? कैसे हुआ भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर क्या निकाला जा सकता है बेटा? परिरक्षण प्रभाव निकाला जा सकता है, जेड इफेक्टिव निकाला जा सकता है, सॉरी प्रभावी नाभिक आवेश भी निकाला जा सकता है और परिरक्षण प्रभाव भी निकाला जा सकता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, अगर सपोज दैट मैं यहां पे बात करता तो ये परिरक्षण प्रभाव घट जाता। तो जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता जाएगा, यानी कि कोशों की संख्या घटती जाएगी, परिरक्षण प्रभाव का मान घटेगा तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा। तो यहां से आपने देखा होगा बेटा, सिग्मा जितना ज्यादा होगा जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। देखा ना आपने? ये सिग्मा कहां से आ रहा है? परिरक्षण प्रभाव से आ रहा है। तो सिग्मा जितना ज्यादा है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा है, जेड इफेक्टिव उतना कम होगा। भाई देखो ये वैल्यू कितनी है? 17.15। अगर ये वैल्यू 10 आती तो फिर 20 में 10 गया, जेड इफेक्टिव 10 आ जाता। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव उतना ही कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो प्रभावी नाभिक के आवेश है बेटा, प्रभावी नाभिक के आवेश है, मैं कह सकता हूं वो व्युत कर्मानुपाती होता है परिरक्षण प्रभाव के। ये बात दिमाग में डाल लो, परिरक्षण प्रभाव के। परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव मतलब परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिक आवेश उतना कम होगा, और परिरक्षण प्रभाव जितना कम होगा, जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा।
मान लीजिए मैं बात करता हूं बेटा सोडियम के लिए। किसके लिए? सोडियम के लिए। मुझे बात करनी है सोडियम पे। 11 होता है परमाणु क्रमांक, 281 यहां निकालते हैं 281। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव निकाल रहा हूं कि भाई बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, इस पर जेड इफेक्टिव कितना है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव देख रहा हूं। तो मुझे निकालने के लिए बेटा इसके पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 8, 3 4 7 और 1 8। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाना है, सॉरी इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पर इससे पहली वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन वो क्या लगा रहे हैं? प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। तो मुझे निकालना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कितना लग रहा है, नाभिक का इफेक्ट कितना लग रहा है, ये निकालना है। कैसे निकालूंगा भाई? फॉर्मूला हम जानते हैं कि जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा के। अब आप जानते हो इस वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी इस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई जिस पर मैं देख रहा हूं उसे छोड़कर बाकी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इफेक्ट लगाते हैं 0.35 का। बट यहां तो है ही नहीं एक भी इलेक्ट्रॉन, अकेला है। तो इससे पहले वाली कक्षा यानी कि इससे पहले वाली कक्षा जिसे मैं n-1 कह रहा हूं, ये तो लास्ट वाली कक्षा n हो गई, ये n-1 हो गई। उसके इलेक्ट्रॉन कितने लगाते हैं बेटा? 0.85 का, 0.85 का। और बाकी इससे पहले वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने का लगाते हैं? 1 का। तो अब चेक करते हैं बेटा जेड इफेक्टिव। परमाणु क्रमांक कितना है? 11 माइनस, चेक करो बेटा सिग्मा, सिग्मा 8 इलेक्ट्रॉन है और हर एक इलेक्ट्रॉन कितने का प्रतिकर्षण लगा रहा होगा? 0.35 सॉरी 0.85 का, 0.85 का। प्लस इससे पहले वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, कितने का फोर्स लगा रहे होंगे? 1 का। काउंट करो जेड इफेक्टिव 11 माइनस 8 की गुना करो, 8 पंजे 40 की 0 हासिल को 1, 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 4 68। तो यह आएगा बेटा 6.8 प्लस 2, प्लस 2। तो जेड इफेक्टिव देखोगे आप 11 माइनस 2 में 6 जोड़ोगे 8.8, घटा दो भाई 8.8 को 11 में से घटा दो तो 10 में से बेटा 8 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 8 गया 2। कितना का फोर्स लग रहा है जेड इफेक्टिव? 2.2 का। कितने का? 2.2 का, 2.2 का। तो आप देख सकते हो यहां पर जेड इफेक्टिव सॉरी परिरक्षण प्रभाव कम है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, 2.2 का फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कितना होगा, नाभिक का आकर्षण कितना होगा, जेड इफेक्टिव कितना होगा, वो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कैसे जेड इफेक्टिव निकाला जा सकता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, किन किन फैक्टरों से परिरक्षण प्रभाव प्रभावित होता है, इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, इसलिए जरूर पढ़ना और अच्छे से समझना। अगर चीजों में डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि चीजें अच्छे से और समझ में आ जाए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।